नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ मस्त और टकाटक होंगे। आप लोगों ने होली भी मना ली और शीतलाष्टमी भी मना ली और वापिस लौट गए उन किताबों की दुनिया में, क्योंकि अब लौटना जरूरी हो गया। रीट जो आगे गई है इसको आप नेगेटिव नहीं ले, पॉजिटिव ले, क्योंकि आपको अपनी जो तैयारी है उसको धार देने का मौका मिल गया। विशेष करके मैं बात करूंगा एसएससी जीडी वालों के लिए। जुड़ जाइए, ये उम्मीद करिए कि आप अगर जुड़ गए दिल से तो आपका चयन पक्का है, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको 80 से ज्यादा मार्क एसएससी जीडी में दिलवाने की मैं क्षमता रखता हूं। बाकी हर व्यक्ति का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग मानव मस्तिष्क है, तो सबका लिखित गारंटियां नहीं है। लेकिन अगर जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लिया तो आपका कल्याण। आज रीड लेवल फर्स्ट वालों का पहला टॉपिक था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और इसके साथ प्राइम फैक्टर। ये सेम टू सेम एसएससी जीडी में आता है और रेलवे ग्रुप डी में भी आता है। ये 1 से 2 नंबर का टॉपिक है रीड लेवल 1 में, और ये 2 से 3 नंबर का है एसएससी जीडी में, और 2 से 3 नंबर का ही वेरी करता है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस। किसी भी वैकेंसी में जाएंगे तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के 100% सवाल आते हैं। तो इन सवालों को कैसे करना है, क्या प्राइम नंबर होते हैं, क्या कंपोजिट नंबर्स होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहली बात करेंगे अपन अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, जिनको अपन हिंदी में कहते हैं अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, यानी एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाता हो पूरा पूरा या एक, इनके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। जैसे आपने यहां लिया 5, इस 5 में या तो 5 का भाग जाता है और या जाता है 1 का। ऐसी वे सभी संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाता हो या 1 के जाता हो, इसके अलावा किसी का भी नहीं जाता, उनको कहते हैं अपन अभाज्य या रूढ़ संख्या। जैसे देख लीजिए ये 2 है, इस 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का जाएगा। ये 3 है तो 3 में या तो 3 का जाएगा या 1 का जाएगा। तो ये इनके गुणनखंड बनेंगे तो उसमें गुणनखंड 2 गुणनखंड ही बनेंगे अधिकतम, 1 और 1 वो खुद संख्या। अब ये बात आपके एकदम क्लियर समझ में आ गई कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से बड़ी और उनमें या तो खुद का या 1 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्याएं कहलाती। ये आपके सामने उदाहरण, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि 1 से लेकर 100 तक की अपन अगर गिनती लिखें तो उनके अंदर अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 25। कितनी होगी? 25 होगी। अब ये आप कहोगे सर 25 कौन कौन सी है? तो देख लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद में 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, और उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी 41 है, 43 है, आपकी 47 है। इसी तरह आप आगे बढ़ जाओगे तो 53 है, और आपकी उससे आगे 59 है। इसी तरह आप जो जो आगे बढ़ते जाओगे 61 है, 67 है, ये 71 है, ये सारी संख्याएं 73 है, ये जो भी संख्याएं हैं 79 है, ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आगे बात समझ में? यानी हमें ये पूछा जाए कि 1 से 100 तक की गिनती, ये मैं बात कर रहा हूं रीड लेवल फर्स्ट वालों के लिए ऐसा ही सवाल पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक की गिनती के बीच में कुल कितनी संख्याएं होती है? तो आप सीधा बोलोगे कितनी होती है? 25। यदि यही पूछा जाए कि 1 से लेके 1000 तक की गिनती होगी तो कितनी होगी? तो 168 होगी। और 168 तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 997 होगी, क्योंकि 997 के बाद में सीधा कौन आएगा? 1000 आएगा। तो ये आपको मैंने बेसिक चीजें थी जो बताई। अब अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए, ये तो मालूम पड़ गया कि भाई 1 से लेके 100 तक कितनी होती है? कि 25 होती है। आपसे पूछा जाए 101 से लेके 200 के बीच में कितनी होती है? तो कितनी होती है? 21। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से लेके 200 के बीच में कितनी होगी, तो आप 25 प्लस 21 को कर दोगे 46। आगे ना मालूम, समझ में हो गया ना? यहां आपसे ये पूछा जाए कि देखिए 201 और 300 के बीच में कितनी है? तो 16। और सवाल यूं पूछा जाए
कि 101 से लेके 300 के बीच में कितनी है, तब आप कहोगे कि 101 से लेके 200 के बीच में होती है 21, 201 से 300 के बीच में होती है 16। अब इनको आप जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। तो ये मैंने नंबर्स आपके लिखाए हैं, स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए। क्या 300 से लेके 301 से 400 बीच में 16, 401 से 500 बीच में 17, इस तरह से अगर अपन सभी को जोड़ेंगे तो कुल कितनी होगी, 168 होगी। अब इस अभाज्य संख्या के 3 बड़े फैक्टर हैं, वो आपको हमेशा याद रखने इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, कि 1, 2 और 3, शुरू के नंबर 1, 2 और 3, इनका बहुत बड़ा लॉजिक है और इनसे हर एग्जाम में एक कंफ्यूजन सवाल पूछा जाता है, तो सदैव आपको कंफ्यूज रखता है। ये एक क्या है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, 1 से बड़ी, यानी 1 नहीं होना चाहिए। 1 ना तो अभाज्य संख्या है और अभाज्य नहीं है तो पहली संख्या होती है अभाज्य, दूसरी होती है अपनी क्या कहलाती है, संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या है वो अपन भाज्य संख्याएं भी कह सकते हैं, इनको अपन क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्याएं भी। कंपोजिट नंबर को अपन संयुक्त संख्याएं, यौगिक संख्याएं या भाज्य नंबर भी कह सकते हैं। तो 1 न तो भाज्य है और न ही संयुक्त है, ये केवल कैसी संख्या है, यूनिक संख्या है। और सबसे छोटी कैसी संख्या है, विषम संख्या। पहला टॉपिक 1 का क्लियर। अब आया नंबर 2 पे। नंबर 2 नंबर में 2 सबसे छोटी तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 में या तो 2 का भाग जाता है या 1 का जाता है, तो ये सबसे छोटी अभाज्य। सबसे छोटी सम संख्या है, क्योंकि 2 में 2 का भाग जा रहा है तो ये सम संख्या होगी। पहली बात तो ये सम संख्या सबसे छोटी। अतः 1 भाज्य, आप समझ में आ गए, 1 भाज्य सम संख्या है, समझ में आ गई क्या है। अतः 1 भाज्य सम अभाज्य संख्या, ये मतलब 1 भाज्य अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। अब आया 3 में क्या भाई, 3 सबसे छोटी कैसी संख्या है, विषम भी है और अभाज्य भी। क्यों, क्योंकि 3 में या तो 3 का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, और ये 3 सबसे छोटी विषम संख्या है। मतलब सबसे छोटी विषम संख्या साथ साथ में क्या है, अभाज्य संख्या। क्योंकि 1 सबसे छोटी विषम संख्या तो है लेकिन वो अभाज्य नहीं, तो 3 छोटी अभाज्य विषम संख्या है। ये आपका हो गया क्या टॉपिक क्लियर, अभाज्य संख्याओं का टॉपिक आपका क्लियर। अब अपन किस पे बात करते हैं, अब अपन बात करेंगे कंपोजिट नंबर पर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है वो भी देख लीजिए। हाँ, तो अपनी अगली संख्या है वो है आपकी कौन सी, कंपोजिट नंबर, जिन्हें अपन संयुक्त संख्याएं, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल ही होता है, वे सदैव क्या कहलाती है, संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं होती है भाज्य संख्याएं, तो अपन ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्या ही क्या होती है, संयुक्त संख्याएं होती है। जैसे 4 है, 4 एक क्या है, 4 की 2 संख्याओं का गुणनफल है, 2 गुणा 2, यानी 2 अलग अलग संख्याएं। 6 है तो 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 1 का भी भाग जाता है, 4 में भी 1 का भाग जाता है, यानी और 4 में 4 का भाग भी जाता है और 6 में 6 का भाग भी जाता है। पर लेकिन ये इनमें जो 2 संख्याएं खुद के अलावा भी और संख्याओं का भाग जाता है, वो सभी संख्याएं संयुक्त संख्याएं, यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहलाती है। मैंने अभी यहाँ पर ये आपको बताया, ये आगे गुणनखंड में भी आपके काम है, लेकिन फिलहाल हमें केवल इसका ये मालूम रखना है कि इनका क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, वो आपका क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसके बारे में आप से पूछना होता है सवाल, इसमें क्या आएगा ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि इस बारे में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मेन पूछा जाता है प्राइम फैक्टर के बारे में, जो आपका गुणनखंड होता है अभाज्य गुणनखंड, उसके बारे में अधिक सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में भी अनुभव करवाना जरूरी था। ये तो आपका हो गया प्राइम संख्या, अभाज्य संख्याएं होगी, उसके बाद में आपके कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्याएं भी होगी। इसके बाद में अपन देखेंगे अभाज्य संख्याएं और गुणनखंड क्या होता है। चलो पहले अपन अभाज्य गुणनखंड संख्याएं। हाँ, तो अपना अगला था टॉपिक अभाज्य संख्याएं, जिसको अपन कहते हैं कोप्राइम नंबर। यानी ये संख्याएं कैसी होगी, क्या 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं
जिनमें उनके अलावा किसी का भी कोई भाग नहीं जाता या उनके अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता हो, अर्थात जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका एचसीएफ सदैव कितना होता है भाई, जिनका कोई गुणनखंड नहीं बनता है उनका एचसीएफ सदैव क्या होता है, एक होता है। यानी दो संख्याओं का इनको आप गुणनफल भी कह सकते हैं, इन संख्याओं का गुणनफल इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ सदैव कितना होगा, एक। जैसे 2 और 5 है तो 2 में 2 का भाग जाता है 1 का, 5 में या तो 5 का जाता है या 1 का। जैसे ये रह गए आपके 5, 7 और 9। तो अब आप इसमें आप ये कह सकते हैं कि 5 में 5 का भाग, 7 में 7 का भाग, लेकिन 9 में 9 का भाग भी जाता है, 3 का भाग जाता है, लेकिन इन दोनों संख्याओं का इसमें भाग नहीं जाता है। 7, 9 और 13, 7 में 7 का भाग, 13 में 13 का भाग, 9 में 3 का भाग जाता है, लेकिन 9 का भाग ना तो इसमें जाता है नहीं इसमें जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी का एचसीएफ कितना होगा, 1। ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये अपने समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद एग्जाम्पल तो आपके सामने आई गया, उसके बाद में आया आपका गुणनखंड। अब यार गुणनखंड आप लोग सभी ये समझे हुए हो, जैसे ये 60 है, 60 में 2 का भाग दिया, 3 में, 6 में गया 3, ये 15, फिर 3, 5, 5 और 1। ये गुणनखंड है। यानी किसी भी संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो उसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। वो उसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। यानी गुणनखंड का मतलब फैक्टर क्या होता है कि किसी भी संख्या में जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वो उस संख्या के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब जैसे यहां एक एग्जांपल आपको मैंने दे दिया कि 36 और 60 के सरल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 36 और 60, और 36 और 60 में क्या है आपको, ये तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए भाई। आपने 36 लिख दिया, ये देख लें 36 लिख दिया मैंने आपके यहाँ, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। ठीक है। अब आप ये कहोगे कि ये गुणनखंड हो गया सर्वसम, नहीं साहब, ये इसके गुणनखंड नहीं हुए, ये इसके गुणनखंड नहीं हुए। मैं ये कह सकता हूं, देखो साहब 36 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 9 चौक 36 जाता है, 6 बम 36 जाता है, 8 का नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता है, 9 चौक 36 जाता है, 12 तिया 36 जाता है। अच्छा, उसके बाद 18 दूना 36 जाता है, और 36 में 36 का जाता है। इसके गुणनखंड ये है साहब। आपसे पूछा जाए कि 36 के अधिकतम गुणनखंड कितने होंगे, तो 36 के अधिकतम गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होंगे। ये इसका सही उत्तर है। ये रीड लेवल फर्स्ट में पूछे जाने वाला सवाल है। अगला आपका है 60। तो आप कह सकते हो 60 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 15 चौक 60, 12 पौन 60, 6 छक 60, 7 का नहीं जाता है, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का जाता है, 12 पौन 60, 13 का नहीं जाता है, 14 का नहीं जाता, 15 चौका 60, फिर 15 का नहीं जाता, 16 का नहीं जाता, 20 का जाता है, 20, 60, उसके बाद 25 का नहीं जाता, 30 का जाता है, और फिर किसका जाता है, 60 का जाता है। आगे बात सुन, 60 में 60 का भाग, 30 का भाग, 20 का, 15 का, 12 का, 10 का, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और तो 60 के अधिकतम जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 12। 36 के अधिकतम गुणनखंड कितने होंगे, 9। ये सवाल पूछा गया है और इसमें आपसे क्रमशः पूछा जाएगा 9, 12, 10, 16, 18, 20 और 3 और 6। तो आप इसमें 9 और 12 को क्या कर दोगे, करेक्ट कर दोगे, क्योंकि 36 के गुणनखंड अधिकतम 9 और 60 के अधिकतम कितने हो गए, 12 हो गए। देखिए आज अपन ने जो 3 चीजें पढ़ी, पहला आपने पढ़ा प्राइम नंबर, दूसरा आपने पढ़ा कंपोजिट नंबर, तीसरा आपने क्या पढ़ा, को प्राइम नंबर, और चौथा आपने पढ़ा फैक्टर। ये 4 चीजें पढ़ने के बाद में इनसे एक बड़ा टॉपिक बनता है जिसको अपन कहते हैं प्राइम फैक्टर।
अभाज्य गुणनखंड। यह अभाज्य गुणनखंड होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से ही सवाल पूछे जाते हैं। यह केवल और केवल आपको जमीन मजबूत करने के लिए पढ़ाया गया टॉपिक था। अभाज्य गुणनखंड पढ़ने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए, उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपका जीवन में भी 2 नंबर का सवाल, एक नंबर के 2 सवाल कहीं पे भी मिस नहीं होंगे और वो आपका रहेगा प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अगले वीडियो का इंतजार अवश्य करिए।